देश में उत्तर प्रदेश के बाद जिस राज्य में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और आज महाराष्ट्र में चल रही महाभारत का फाइनल एपिसोड खत्म हो गया। उद्धव की इंडिया अलायंस हार गई, शिंदे जीत गए। शिंदे के सारे विधायक सही साबित हुए, सरकार भी बच गई और शिंदे मुख्यमंत्री भी बने रहेंगे। उद्धव के पास अब बस 15 एमएलए बचे हैं, लेकिन पार्टी चली गई। महाराष्ट्र के स्पीकर ने एकनाथ शिंदे की सेना को ही असली शिवसेना माना। 2024 के चुनाव से पहले जो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा सस्पेंस था, वो सस्पेंस अब खत्म हो गया है। आगे क्या होगा, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। 2024 का चुनावी साल, महाराष्ट्र में दो बड़े सियासी सवाल, पहला विधानसभा का, दूसरा लोकसभा का। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं, लोकसभा की 48। लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री के लिए और विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री के लिए। अगर लोकसभा की बात करें तो बीजेपी के पास 23, शिवसेना शिंदे गुट के पास 13, शिवसेना उद्धव के पास 5 सांसद हैं। अजित पवार के पास 1 सांसद और उनके चाचा शरद पवार के साथ 3 सांसद और कांग्रेस के पास भी 1 सांसद है। ओवैसी को मिलाकर 2 सीटें अन्य के पास हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा में कुल 288 सीट और मैजिकल फिगर 145 का है। विधानसभा में अभी बीजेपी के पास 106, शिंदे गुट के पास 40, एनसीपी अजित गुट के पास 42 विधायक हैं। कांग्रेस के 45, उद्धव की शिवसेना के पास 16 और शरद पवार की एनसीपी के पास अभी 25 विधायक हैं। अन्य के पास 25 सीटें हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए ही 2 पार्टियां टूटी, एक उद्धव की शिवसेना और दूसरी शरद पवार की एनसीपी। एकनाथ शिंदे ने जो काम उद्धव की शिवसेना के साथ किया, वही काम अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार के साथ किया। दोनों ही अब बीजेपी के साथ हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त शिंदे, अजित पवार और बीजेपी मिलकर सरकार चला रहे हैं। बीजेपी यहां सेफ कंडीशन में है, न सरकार को खतरा है न पार्टी को। लेकिन महाराष्ट्र में असल झगड़ा मुख्यमंत्री की कुर्सी का है। लोकसभा से भी ज्यादा दिलचस्प लड़ाई विधानसभा की है। महाराष्ट्र में जून 2022 में शिवसेना में बगावत हुई। उस वक्त की 56 विधायक वाली शिवसेना के शिंदे समेत 16 विधायक बागी हो गए। बाद में 24 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हो गए। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 57 साल पुरानी शिवसेना का बंटवारा हो गया। रिजल्ट ये कि महाराष्ट्र में उद्धव के हाथ से कुर्सी निकल गई और शिंदे सीएम बन गए। लेकिन बगावत के वक्त से ही महाराष्ट्र में शिंदे समेत शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए उद्धव गुट ने खूब बवाल मचाया। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन पर अपना फाइनल फैसला सुनाया। महाराष्ट्र में स्पीकर का फैसला शिंदे सेना के फेवर में आया। शिंदे सेना के 16 विधायक बच गए। लोकसभा चुनाव से ठीक 60 दिन पहले इंडी गठबंधन को झटका लगा। शिंदे की शिवसेना को चुनाव आयोग के बाद अब स्पीकर से असली शिवसेना का सर्टिफिकेट मिल गया। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सभी विधायकों के पार्टी बदलने के फैसले को सही करार दिया है, यानी महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार बनी रहेगी। उद्धव गुट ने जिन विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका स्पीकर के पास दाखिल की थी, उनके नाम हैं सीएम एकनाथ शिंदे के साथ विधायक महेश शिंदे, अनिल बाबर, अब्दुल सत्तार, भरत गोगावले, संजय शिरसाट, यामिनी जाधव, तानाजी सावंत,
लता सोनावणे, प्रकाश सुर्वे, बालाजी किनिकार, संदीपन भूमरे, बालाजी कल्याणकर, संजय राय मुनकरी, चिमन राव पाटिल और रमेश बोरनारे। ये वो विधायक हैं जो 20 जून 2022 को सबसे पहले उद्धव गुट को छोड़कर शिंदे के साथ सूरत गए थे। लेकिन अब स्पीकर ने विधायकों के फैसले को सही माना है, यानी ये विधायक बने रहेंगे। उद्धव ठाकरे गुट ने इन विधायकों पर 4 आरोप लगाए थे। पहला, पार्टी का व्हिप न मानने का। दूसरा, पार्टी की बैठक में शामिल न होने का। तीसरा, स्पीकर के चुनाव में व्हिप के उल्लंघन का। चौथा, पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर वोटिंग करने का। नहीं, अब तो गद्दार कौन है वो फाइनल हो गया। जिन्होंने जनता के साथ गद्दारी की है वो गद्दार है। जो निकाल 3 पिटीशन का लग गया है उससे हम समाधानी है, उनको हम धन्यवाद देते हैं विधानसभा अध्यक्ष को। लेकिन जो हमारी पिटीशन थी भरत गोगावले साहब की, उसमें जो 13 जनों का डिस्क्वालिफिकेशन था उसके ऊपर हमारी नाराजगी है। वो डिस्क्वालीफाई होना चाहिए थे। अभी हम हमारे एडवोकेट के साथ बात करेंगे, मुख्यमंत्री महोदय के साथ बात करेंगे और उनके नेतृत्व में अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो लगातार कहना था कि सब फिक्सिंग हुआ है, सब फिक्स किया गया नहीं, जो भी जजमेंट है, जो उनकी तरफ से रिजल्ट देता है वो अच्छा है, उनकी तरफ से रिजल्ट नहीं देता वो बुरा है। क्या ऐसा कहीं नियम है कि विधानसभा अध्यक्ष जब अपने अपात्रता की याचिका पर निर्णय लेते हैं, सुनते हैं, तब उन्होंने अपनी बाकी जिम्मेदारियों को पार नहीं करना है? विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते मुझे निश्चित रूप के विधिमंडल बोर्ड के ऊपर काम करना पड़ता है, जिसमें मुख्यमंत्री भी सदस्य रहते हैं। हर महीने 15 दिन में मुलाकात करके अनेक विषयों पर चर्चा करके निर्णय लेना पड़ता है। उसी के साथ आपको मालूम है कि मैं विधानसभा अध्यक्ष होने के साथ एक विधानसभा क्षेत्र का विधायक हूँ। मेरा दायित्व बनता है अपने लोगों का प्रश्न सुलझाना, अपने एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना। उसके लिए मुझे मुख्यमंत्री जी को भी मिलना पड़ता है। पहली बात तो मेरी मुलाकात 3 तारीख के लिए तय हुई थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मुझे वो आगे पोस्टपोन करनी पड़ी और मैं कोई छुपके रात के अंधेरे में उनको मिलने नहीं गया था। ऑफिशियल अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिशियल गाड़ी में मेरे प्रोटोकॉल के साथ मैं वहां गया था, छुप के नहीं गया था। और इसीलिए जो ऐसे बिन बुनियाद के आरोप करते हैं, ऐसे आरोपों को उत्तर देना मैं समझता हूं ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। और एक प्रकार से संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर ऐसे गलत आरोप लगाना एक संवैधानिक संस्था का अवमान करने के बराबर है, ये मैं कहना चाहूंगा। उद्धव जी ने कहा है कि वो कोर्ट जाएंगे इसके बाद ये ऑर्डर लेकर। कोर्ट जाने के लिए हर व्यक्ति, हर नागरिक का ये अधिकार है, कोई भी कोर्ट जा सकता है। लेकिन कोर्ट जाने से कोई ऑर्डर गलत नहीं होती है। कोर्ट जाने के बाद आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि हमने दिया हुआ निर्णय या तो घटना बाह्य है या नियम बाह्य है, और तभी आपको कोई रिलीफ मिल सकता है। जहां तक मेरी समझ है, मैंने रीजन्ड ऑर्डर दिया है, जस्टिफाइड ऑर्डर दिया है और उस ऑर्डर में मैंने जो निर्णय लिया है उसके पूरे कारण और रीजनिंग दी हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक करीब 20 महीने चली इस लड़ाई के बाद शिंदे गुट को बड़ी जीत मिली है और लोकसभा चुनाव से पहले शिंदे गुट की ये जीत चुनाव में शिवसेना को सीधा फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि पार्टी, शिवसेना और चुनाव चिन्ह दोनों पर शिंदे गुट का पहले से ही कब्जा है। हालांकि फैसला आने से पहले ही इंडी गठबंधन और शिवसेना यूबीटी के नेता मैच फिक्सिंग का आरोप लगा रहे थे। अब संजय राउत कह रहे हैं कि लोकतंत्र का गला घोटा गया है। अब देखना ये होगा कि प्रजातंत्र की हत्या तो इन्होंने फिलहाल तो की है, सुप्रीम कोर्ट में ये टिकेगा नहीं, लेकिन क्या ट्राइब्यूनल सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है या नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम है, वो अभी देखना होगा। देश में प्रजातंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा। मैंने कई बार कहा है, जब हमारी दसरा रैली थी उस वक्त भी मैंने कहा था हमारे बारे में चलो 20 साल के बाद दे दो फैसला, हमें मंजूर है, लेकिन इस देश में डेमोक्रेसी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो इन्होंने, इनका मानना ऐसे कि नहीं रहनी चाहिए। लेकिन अब दूसरा सवाल आया है कि सुप्रीम कोर्ट भी रहेगा कि नहीं रहेगा, या ऐसे ट्राइब्यूनल उसके ऊपर रहेंगे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सारी आशा है और जनता को तो ये फैसला मंजूर नहीं है। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे, हम न्यायालय में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये जो कोई विधानसभा के स्पीकर है जिसको ट्राइब्यूनल का अधिकार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उनको एक बहुत बड़ा
नया इतिहास लिखने का मौका मिला था। संविधान के आधार पर निर्णय देने का और इतिहास निर्माण करने का उनको एक बहुत बड़ा मौका मिला था, वो मौका गंवाया है। और इस व्यक्ति ने भी महाराष्ट्र के पीठ में खंजीर खुबसा है। पहले उद्धव गुट के नेता सोशल मीडिया से लेकर कैमरे तक पर मोदी विरोध का माहौल बना रहे हैं, फैसले को संविधान के खिलाफ बता रहे हैं। गठबंधन का धर्म निभाने शरद पवार भी कैमरे पर आए और उनकी पार्टी के नेता भी। माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने दिया, इसकी स्क्रिप्ट दिल्ली से गुजरात लॉबी से बन के आई थी क्या, ये प्रश्न महाराष्ट्र की जनता के सामने आया है। महाराष्ट्र में कभी भी संवैधानिक व्यवस्था को कभी भी अपमानित किया गया नहीं। ये पहली बार महाराष्ट्र के इतिहास में ये आज का दिन काला दिन महाराष्ट्र के लिए संवैधानिक व्यवस्था का बना हुआ है। और ऐसे समय में यह ऐसा निर्णय आना जो शेड्यूल 10 के विरोध में है, क्योंकि ये घटनात्मक व्यवस्था को ओवररूल करना, ये सबसे बड़ा दोष आज विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय पे अपने को देखने मिलता है। देश में अप्रैल मई में 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे। अक्टूबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे। बीजेपी का टारगेट लोकसभा की 48 में से कम 45 सीटों का है और विधानसभा चुनाव में 288 में से 225 सीट जीतने का। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब शिंदे बच गए तो अब अजित पवार भी बचेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी की कंडीशन और मजबूत होगी तो चुनाव में इसका इंपैक्ट क्या होगा? महाराष्ट्र को मोटे तौर पर 6 सियासी क्षेत्रों में बांटा जाता है। उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, मुंबई और कोंकण। विधानसभा के हिसाब से पश्चिमी महाराष्ट्र में 70, विदर्भ में 62, मराठवाड़ा में 46, कोंकण में 39, मुंबई में 36 और उत्तर महाराष्ट्र में 35 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा के हिसाब से बात करें तो वेस्टर्न महाराष्ट्र में 11, विदर्भ में 10, मराठवाड़ा में 8, ठाणे और कोंकण में 7 और मुंबई और नॉर्थ महाराष्ट्र में 6 सीटें हैं। महाराष्ट्र में मोदी विरोधी अलायंस में जो 2024 का फॉर्मूला बन रहा है वो ये कि कांग्रेस 20 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस अभी अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी है और लोकल बॉडी के चुनाव में उसने अच्छा प्रदर्शन किया है। उद्धव गुट वाली शिवसेना को 19 सीट दी जा सकती है क्योंकि कोंकण और मुंबई रीजन में शिवसेना की पकड़ मजबूत है और यहां पार्टी टूटने से उद्धव के लिए सिंपैथी बन रही है। शरद पवार वाली एनसीपी के भी सीटों की डिमांड का फॉर्मूला सिंपैथी वाला ही है। वहीं वंचित बहुजन अघाड़ी को 1 सीट दी जा सकती है, लेकिन सीट बंटवारे का फॉर्मूला 7-8 ऐसी सीटों को लेकर फंसा है जिसकी डिमांड कांग्रेस और शिवसेना दोनों कर रही हैं। विरोधी सभी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ग्राउंड वाली पार्टी है, उसे गठबंधन चलाना आता है। वो सीटों के बंटवारे से ज्यादा ग्राउंड पर वोट मजबूत करने में काम करती है। पश्चिम महाराष्ट्र की लोकसभा की 11 सीटों में से 5 सीट पर बीजेपी का कब्जा है। बारामती और शिरूर की 2 लोकसभा सीटें एनसीपी और शिवसेना को 3 सीटें मिली। विदर्भ की 10 में से 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। शिवसेना के पास 3 और अन्य और कांग्रेस के पास 1-1 सीट है। मराठवाड़ा की 8 लोकसभा सीटों में से 4 बीजेपी, 3 शिवसेना और 1 एआईएमआईएम के पास है। कोंकण की 6 सीटों में से 4 बीजेपी, 1 शिवसेना और 1 एनसीपी के पास है। उत्तर महाराष्ट्र में भगवा बुलंद है। 6 में से 5 सीट पर बीजेपी और 1 पर शिवसेना काबिज है। लेकिन ये नतीजे उस वक्त के हैं जब शिवसेना और बीजेपी एक साथ थे और एनसीपी में अजित पवार थे। लेकिन महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर अब बदल गई है। शिवसेना टूट चुकी है और एनसीपी भी। बीजेपी को अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस भले ही कितनी यात्रा निकाल ले, मोदी के आगे राहुल टिक नहीं पाते। शरद पवार जिस तरह कम सीटों पर लड़ने को तैयार हैं, उससे तो यही लगता है कि अब पवार सरेंडर कर चुके हैं।
दूसरी तरफ महाराष्ट्र में महाअलायंस है, दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी है, मगर उसके पास विधायकों का टोटा है। पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के क्षेत्रीय क्षत्रप शरद पवार थे, जिनको भतीजे ने पहले ही पटखनी दे दी है, लेकिन बचती है तो वो है शिवसेना। शिवसेना का कोंकण और मुंबई रीजन में स्टेक है। कोंकण के इलाके में पालघर, मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आते हैं। उद्धव ने अपना तीर धनुष गंवाने के बाद पहली रैली रत्नागिरी में ही की थी। कोंकण में शिंदे सेना और उद्धव सेना के बीच जंग होगी। कोंकण के सारे इलाके शिंदे के प्रभाव वाले हैं। यहां शिंदे के साथ बीजेपी अपना ग्राफ आसानी से बढ़ा सकती है। मुंबई रीजन में भी शिंदे फैक्टर काम करेगा। महाराष्ट्र से 24 के चुनाव के लिए सबसे बड़ा गणित क्या निकला? बीजेपी यहां से यह दिखाएगी कि मोदी के खिलाफ जो भी लड़ रहे हैं वो घोर परिवारवादी लोग हैं। वो इतने बड़े परिवारवादी हैं कि पार्टी में सिर्फ अपने बेटे बेटी को ही बढ़ाते हैं, भाई और भतीजे को भी नहीं पूछते। बीजेपी ये बताएगी कि जो सताए हुए लोग हैं उनके लिए सही जगह बीजेपी है। महाराष्ट्र में दलित और मराठा का फैक्टर चलता है तो कहीं ओबीसी की पकड़ मजबूत है। महाराष्ट्र में 10% दलित हैं, इनमें से विदर्भ में सबसे ज्यादा 23% दलित हैं। हर विधानसभा में करीब 15,000 दलित वोटर्स हैं, जबकि महाराष्ट्र में लोकसभा की 15 सीटों पर दलित वोटर्स जीत हार का फैसला करते हैं। वहीं बात अगर मराठा की करें तो राज्य में 33% मराठा समुदाय के लोग हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 20 में से 22 सीटें और विधानसभा की 288 सीटों में से 80 से 85 सीटों पर मराठा वोट निर्णायक है। लेकिन आरक्षण को लेकर मराठा नाराज हैं। हालांकि 2014 में फडणवीस की सरकार ने ही मराठों को 16% आरक्षण दिया था, लेकिन कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। लड़ाई तो ओबीसी वोट बैंक के लिए भी है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को पटखनी देने के लिए अब बीजेपी 1980 के माधव फॉर्मूले को फिर से रिवाइज करने में जुट गई है। पहले ये जान लीजिए कि बीजेपी का माधव फॉर्मूला क्या है और ये कितना कारगर है। महाराष्ट्र में ओबीसी 38% हैं, जिनमें माली, धनगर और बंजारा समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है और बीजेपी इन्हें ही अपने पाले में लाने की कोशिश में है। और यही है बीजेपी का माधव फार्मूला। इस समुदाय के लोग 40 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका में हैं और लगभग 100 विधानसभा क्षेत्रों पर इनका प्रभाव है। अब यह भी जान लीजिए कि महाराष्ट्र के किन जिलों में इनकी पकड़ है। कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, पुणे, अकोला, परभनी, नांदेड़, यवतमाल। यानी चुनाव चाहे लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का, इनका वोट अहम है। और यही कारण है कि अब बीजेपी ओबीसी समुदाय को भी साधने में जुट गई है। ऐसे में नंबर के लिहाज से देखें तो महाराष्ट्र पूरा का पूरा मोदी के पास चला गया। इसका असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा।